नमस्कार। आज हमारे साथ हैं आदरणीय देविक रमेश जी और आचार्य राजेश कुमार। आदरणीय देविक रमेश जी ने 7-8 दशक की लंबी यात्रा की है, ना सिर्फ साहित्य में अपितु अध्यापन में भी। अध्यापन और साहित्य दोनों को लेकर के आज उनसे हम बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। आचार्य राजेश कुमार जी जो है व्यंग्य के बड़े हस्ताक्षर हैं। आपके भी अपने प्रश्न हैं, वो भी देविक जी से प्रश्न करेंगे। तो आदरणीय, मैं आपको प्रणाम करते हुए सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि रमेश चंद्र शर्मा से दिव्य रमेश बनने की आपकी यात्रा कैसे रही, और आपने जो है अपने कृतित्व को व्यक्तित्व से कैसे जोड़ते हैं? हाँ, तो आपका सबसे पहले तो अभिनंदन आप दोनों का और नमस्कार। देखिए, अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो लगभग 13-14 साल का रहा हूँ तब मैंने लिखना शुरू किया था। उसके पीछे हो सकता है मेरे पिताजी जो लोक गायक थे जी जी उनका कुछ असर रहा हो। जी और मैंने अपने ननिहाल में आगे जो रहा 5वीं कक्षा के बाद, जी तो मेरे नाना जी भी साहित्य के अभिरुचि के थे। छोटा सा पुस्तकालय भी था, जी प्रेमचंद आदि की कहानियाँ पढ़ने का अवसर मिला। अखबारों में भी हम पढ़ते थे। जी तो कुल मिलाकर के ऐसा परिवेश मिला जी और कि मैं लिख बैठा कुछ थोड़ा बहुत जो टुकड़ियाँ होती है बचपन, लेकिन वो बालक का लिखा हुआ था। जी उसके बाद जो है धीरे धीरे पढ़ना चलता रहा और मुझे नहीं पता क्यों मैं गीत रुमा लिखा करता था। जी जी बीए मुझे जो करना पड़ा उस समय थोड़ा सा आर्थिक संकट आ गया था पारिवारिक, जी। जिसकी वजह से मुझे शांति कक्षाओं में प्रवेश लेना पड़ा। और वहाँ मुझे अध्यापक मिले गंगा प्रसाद विमल। जी गंगा प्रसाद विमल ने मुझे उन्होंने कहा कि ये अब पुराना समय हो गया, गीत नहीं लिखो, अब ये सब फ्री वर्स का लिखो। आउटडेटेड है। तो मैंने फ्री वर्स लिखना शुरू किया। मैं साइंस का विद्यार्थी था स्कूल में, लेकिन वहाँ मुझे साइंस शांति कक्षाओं में होती नहीं थी। जी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स लेके और हिंदी अंग्रेजी लेके पढ़ना पड़ा। जी एमए मैं करना चाहता था, उसमें मैं सोचता हूँ कि या तो मैं हिंदी में एमए करता या मैं कॉमर्स में करता। तो मैंने जो है ये सोच के कि मैं लेखक हूँ जी जैसा भी हो, जी जी मैंने हिंदी में मैं MA हिंदी किया। प्रवेश ले लिया। हिंदी एमए में जब मैं प्रवेश लिया था वो भी शांति कक्षाओं में, जी लेकिन मैं सुबह की कक्षाओं में भी आता था। वहाँ वातावरण ऐसा था कि उस समय लिखने पढ़ने वाले बहुत थे विद्यार्थियों में, जी, अध्यापक। साहित्य का माहौल था। मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई थी एमए में, तो मैं भी लेक्चरर लग गया था। जी तो हमारे बीच में एक हमारे वरिष्ठ साथी थे सुखबीर सिंह। जी उन्होंने कहा कि क्यों ना हम तार सब तक जो अज्ञे ने निकाला था जी, जी। जी ने, उनके तर्ज पर ही जो है ना कोई संकलन तैयार किया जाए। जी और संकलन तैयार हुआ, जी इसका नाम रखा गया दिविक, वाह यानी दिल्ली से दी, विश्वविद्यालय से वी जी, और कविता से क। क्या बात है। और उसमें मेरी जो कविताएं ली गई थी रमेश शर्मा के नाम से ली गई थी। जी जी, मतलब पहले संग्रह में रमेश शर्मा के नाम से जी। कविताएं थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे कुछ मित्रों ने, कुछ अध्यापकों ने जी ये किया कि अरे भाई रमेश शर्मा उस समय कोई लिखा भी करते थे। जी जी और ऐसा लगता था कि जैसे ये ऐसा घिसा पिटा सा नाम है। बिल्कुल। एक तो उन्होंने कहा अलग से कि यार तुम दिविक जोड़ दो। जी तो जैसे प्रथा होती है तो पहले जोड़ा गया, तो रमेश दिविक हुआ। जी, सौमित्र मोहन ने उस समय एक अच्छी पत्रिका निकाली थी, उसमें रमेश दिविक के नाम से ही छापा था। अच्छा अच्छा। लेकिन अब होता है किशोर अवस्था में, जी जी मतलब मैं किशोर अवस्था से तो ऊपर था, लेकिन फिर भी हमने कहा यार नया कुछ किया जाए। नाम के पीछे तो सभी लगाते हैं, पहले लगा लो। क्या बात है। तो ये नया प्रयोग था। तो दिविक रमेश कर जी जी और दिविक रमेश के नाम से फिर जो है मेरी रचनाएं जो है आने लगी। शुरू में तो अटपटा लगता था, सही बता रहा हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जम गया कि अब ये नाम हो गया। तो अब कोई पूछता है तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय कविता के स्थान पे बताता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय कवि। आपने अच्छा बताया। मैं इसमें बीच में एक छोटा सा सवाल आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप
शुरू में गीत नुमा रचनाएं लिखते थे और बाद में आपको कहा कि मुक्त छंद में या जी विमल जी ने विमल जी का तो परामर्श था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि आजकल लोग मुक्त छंद में जब लिखते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि कविता है या वो गद्य है या सीधे सीधे गद्य को ही ऐसे तोड़ मोड़ के लिख दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे लोग शायद अंतर ठीक से नहीं कर पाते, तो संक्षेप में आप अगर नहीं, उसमें जो है ना, देखिए अब तो गीत के बाद नवगीत भी आ गया जी है। जी उसमें थोड़ा वो नवगीत वाले सुर- कहते हैं हमने थोड़ा सा छूट और दे दी गई तो- थोड़ी हाँ। उनसे। लेकिन गीत में जो है एक खास तरह का डिसिप्लिन तो होता ही हाँ है। बिल्कुल, व्याकरण है उसका अपना। अब जैसे त्रिलोचन ने सोनेट लिखे, सोनेट को छंद नहीं माना जाता, जी लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन माना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उसमें एक अनुशासन, लय का, तुक का, ठीक है ना। लेकिन अब आकर के बाद में आकर के मुझे लगा कि गीत में क्या होता है कि बहुत बार आपको उस चक्कर में, उस अनुशासन के चक्कर में भाव कहीं विस्तार जो है ना देना पड़ जाता है, जिसकी जरूरत नहीं नहीं है। होती है। और मुक्त छंद में जो है ना, आप जो कहना चाहते हैं सीधे कह सकते हैं। लेकिन मेरा तो जो शोध रहा है वो काव्य शिल्प ही रहा है, वो भी नई कविता के। जी अच्छा तो जिसको आप फ्री वर्स कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं, उसका भी एक प्रकार से एक अनुशासन अनुशासन वहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि उसका हाँ। उसमें पंक्तियां जो है जहाँ रखी जाती है, उसमें सब बहुत अच्छा लिखा था भारतभूषण अग्रवाल ने, जी जी कभी कहीं मिले तो पढ़ी है कि अब देखिए छंद में लिखने वाले भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जी। बेकार का लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी मिलेंगे जो उत्कृष्ट लिखा है। जी तो मुक्त छंद में भी ऐसे मिलेंगे जो बस सोचते हैं कि गद्य की पंक्तियों तोड़ दीजिए और वो कविता हाँ, होगी, ये बड़ी आलोचना की जाती मुक्त छंद में है लिखने ना। वालों की। तो इसलिए जो है उनको देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो क्या है, गद्य को तोड़ा हुआ टुकड़ा है ये। लेकिन जो सचमुच में उसमें रंग गए हैं और उसको समझ लिया है, उसकी भी एक अपनी लय होती है। यानी जब मुक्त छंद को कोई कवि पढ़ता है अपनी कविता को, तो आप देखिए कि उसको वैसे ही पढ़ सकता है। जो बेकार का लिख देते हैं वो क्या होता है कि पंक्तियां तो 10 है, 5 पंक्तियों में पढ़ देगा वो, अगली पंक्ति को भी मिला करके। जी जी तो भैया आपने जो है ना फिर अलग अलग किया क्यों था? बिल्कुल। तो उस अलग अलग करने का पीछे एक कारण होता है। शमशेर के यहाँ पढ़िए जी और कई कवियों के यहाँ पढ़िए, एक शब्द, एक ही पंक्ति का शब्द, एक ही शब्द पूरा वाक्य है। जी उसको अगर वैसा नहीं रखेंगे तो तो भाव गड़बड़ हो जाएगी। नहीं पकड़ पाएंगे। आपने बहुत अच्छा ये राजेश जी प्रश्न उठाया, और मुझे लगता है कि हमारे तमाम पाठकों को और दर्शकों को एक इस पे उनकी दृष्टि जो है, भ्रम है उन्हें जो है वो भी दूर होगा। सर मैंने आपकी तमाम कविताएं पढ़ी, और उन कविताओं में पढ़ कर के मुझे कई बार लगता है कि इन कविताओं में एक उदासी का भाव है। और आप जिस दौर में बड़े हो रहे थे, पूरा देश ही जो है कहा जाए एक संतरास से गुजर रहा था। आज़ादी मिली थी नई नई, और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं इस देश के सामने थी। तो आपकी कविताओं में जो उदासी का भाव है, वो परिवेश की वजह से है, आपके निजी द्वंद्व उसमें आए हैं? आखिर ये उदासी कहाँ से आई उस कविता में? देखिए मुझे नहीं मालूम आपको कहाँ से उदासी नजर आई, क्योंकि ये जरूर है कि जो मेरा पहला संग्रह रास्ते के बीच छपा था, जी वो एक ऐसे दौर की कविताओं का है जी जब मैं गांव से शहर में आया और गांव मुझे छूटता ही था, जी शहर को मैं अपना नहीं पा रहा था। जी तो वो जो द्वंद्व है, उसमें जो विसंगतियां थी जिनसे मैं जूझ रहा था, जी वो उदासी नहीं, बल्कि वो मुझे लगता है कि एक संघर्ष का जी समय था मेरे लिए। जी और उस समय मैं लिख रहा था कि कविता की भांडों का तमाशा नहीं है, है ना। मुझे जो कहना है मैं कहूँगा, कविता एक निर्णय के नाम से ही कविता लिखी गई जी थी। बिल्कुल। तो इसमें हाँ सर माफी है। तो मैं कहना ही चाहता था कि धीरे धीरे जो है ना, मुझे अगर उसको उदासी भी कह लीजिए, क्योंकि जो गलत है या जो आपके लिए दुखदाई है, पीड़ादायक है, उससे आप मुंह तो नहीं मोड़ेंगे, पलायनवादी तो नहीं बनेंगे, है ना। तो वो चित्रण तो आएगा, वो बातें तो आएंगी, जी जी लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा जी जी मेरे अंदर जो है हमेशा से स्वभाव में रही है। उम्मीद जिसको आप कहते हैं, जी जी वो जो है आई। तो
कई बार वो प्रश्न चिन्ह के रूप में आएगी। मेरी कविता है माँ जैसे, जी जी माँ को मैंने देखा कि उसमें जो है ना रोज जो है वो चक्की पीसती थी और घुमेड़े में जो है अनाज पीसती थी, मैं घुमेड़े में सो जाता था। उसमें एक पंक्ति है, तारीफों में बंधी माँ जिसे मैंने कभी सोते नहीं देखा। क्या अब इसको आप उदासी समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आता है, सोते नहीं देखा, ठीक है ना। आखिर की तरफ जब मैं आता हूँ तो जवान होने पर एक प्रश्न उभर आया है, पिसती चक्की थी या माँ। क्या बात। अब इसमें जो है देखा जाए तो आप कहेंगे कि देखिए कैसी उदासी है। इस उदासी से प्रश्न आया है, जवान होने पर एक प्रश्न उभर आया है, पिसती चक्की थी। प्रश्न अगर आपके पास आ गया जी तो समाधान भी आएगा। क्या बात है। प्रश्न ही नहीं आएगा, हाँ, समाधान तो तलाश उसको करना आपने चाहिए। स्वीकार कर लिया। तो तो इस रूप में इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे जी। ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जब हम काव्य शास्त्र को संदर्भ में लेते हैं तो वहाँ पर साहित्य का उद्देश्य आमतौर से आनंद का सृजन या ब्रह्मा स्वाद सहोदर आनंद आपको प्राप्त होता है, उसकी तरफ उस पर बहुत लिखा गया। तो ये क्या वास्तव में आनंद है या दुख भी है या? हाँ, देखिए हमारे जितना भी करुणा प्लस साहित्य लिखा गया है, जी जी श्रृंगार में विरह भी है बिल्कुल। और श्रृंगार में संयोग भी है। तो हमारे आचार्यों ने कहा कि कविता रचना जब हो जाती है तो निराभाव नहीं होता वो। जी जी सिर्फ भाव रचना होने के बाद रचना होने के बाद वो जो अनुभव का जो साक्षात भाव है वो नहीं होता। उस भाव का जो है एक उदात्तीकरण भी हो जाता है, उसका एक साधारणीकरण भी होता है, और वो एक तरह से जो है ना फिर वो अंततः आनंददायी होता है। आप किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, अगर उससे आपको आनंद नहीं आएगा। अब आनंद की परिभाषा बहुत है। आनंद जो है ना केवल तात्कालिक खुशी नहीं होती है। आनंद तो बहुत बड़ा, जो लोग जो है ना साधना करते थे, कष्ट देते थे अपने आप को, प्रसन्नता और आनंद में बड़ा अंतर है। उसमें भी उनको आनंद मिलता था अंततः, जी जी। और उसके लिए वो कष्ट सहते थे। हम बहुत बार जो है बीमार पड़े हैं, अंदर बच्चा बीमार पड़ा, पिता पड़ा है ना, देखा जाए तो वैवाहिक रूप से रोज उठ के जाओ, वहाँ खड़े रहो, वहाँ करो, ये दुख की बात है। लेकिन अंततः वो संतोष की बात होती है। नहीं जाएंगे तो दुख ज्यादा होगा, जाएंगे तो वो आनंद है। उसके बाद जब उससे निकल आते हैं आप तो आनंद ही आनंद। तो इसलिए ये जो रचना धर्मिता है, रचना हो जाना है, रचना हो जाने के बाद जो है ना वो हमारे काव्य शास्त्रों ने कहा कि वो अंततः आनंद ही देती है। जैसे कहा जाता है कि प्रसव के बाद जो है माँ को जो खुशी मिलती है वो आनंद है, तो वैसे ही मतलब वो रचना भी है। प्रसव कई पीड़ा से गुजरना ही रचना कहा जाता है। रचना के बारे में बहुत सारी अंतिम बात आज तक नहीं कही है रचना प्रक्रिया की बातें के बारे में कि क्या। लेकिन रचना प्रक्रिया, देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, खुद रचनाकार भी मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ तभी होता है जब वो अपनी रचना प्रक्रिया के गुजर रहा होता है। बहुत अच्छा। उसके बाहर निकलने के बाद फिर वो वैसा मनुष्य हो सकता है जो लेने देने और तेरा मेरे में आ। लेकिन रचना प्रक्रिया के दौरान वो ब्रह्मा होता है। सही। लेकिन वो रचना प्रक्रिया जो है सहज और सही हो तो, और वो रचना प्रक्रिया अगर किसी दरबार में कुछ प्राप्त करने के लिए तो या किसी की चाटुकारिता के लिए तो फिर वो अलग। तो फिर वो जो आनंद है ना वो आनंद हो जाता है। इसी से आप अपना सवाल रोकिएगा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो आपने चाटुकारिता या दरबार की बात की, तो ये भी एक धारणा है कि विचारधारा के साथ जुड़ करके काव्य रचना की जाए या उससे स्वतंत्र होकर की जाए। खासतौर से आप, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वामपंथ में विश्वास रखते थे और
जेल भी गए, फिर आपका संभवतः मोहभंग भी हुआ। तो ये क्या द्वंद्व है रचनाकार का कि मैं जी जी बिल्कुल एक अंश आपको बताऊं। जी जी स्वागत है। और वो क्या नाम है, मुझे असल में मेरी जो पहली आलोचना क्या कह लीजिए, लेखों की कह लीजिए, जी। जो पुस्तक थी कविता के बीच से, अच्छा। उसमें वो लेख लिखा था। और वो लेख कभी छपा था 1978 में धर्मयुग में। और उसका शीर्षक था कविता की सही भूमिका। उस कविता की सही भूमिका में जब मैं लिख रहा था, तो देखिए अगर मुझे वो मिल जाता है तो आप ये मैं सिर्फ 2-4 लाइनें पढ़ देता हूँ, शायद उत्तर मिल जाए। बिल्कुल। किसी विचारक या विचारधारा के प्रति, और ये मैं बता रहा हूँ कब छपा था, 29 फरवरी 1976 में। अरे वाह। और आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। उस दौर में मैं प्रगतिशील इमरजेंसी का दौर था। प्रगतिशील लेखक संघ के जी जी का एक सदस्य था। जी। किस्म साहनी हमारे महासचिव थे। जी जी जी। और वाला कार्ड होल्डर। मेरी कविता को फैज अहमद फैज साहब ने छापा था क्या लोटस बात में। है। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। चिड़िया का ब्याह अंग्रेजी में। अच्छा। बहरहाल किसी विचारक या विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता है तो विचारक और कवि का रिश्ता नेता और अनुयायी का नहीं है। कवि यदि उस विचारधारा के मूल स्रोत के साथ पहचान नहीं पाता, वह यदि उस विचारधारा के समानांतर नहीं आ पाता, तो वह कवि और कविता की ही भूमिका नहीं निभाता। तात्पर्य यह है कि यदि कोई कवि किसी विचारधारा को ही प्रत्यक्ष या गौण रूप से अपना विषय बनाता है, तो वह कविता से बहुत दूर रहता है। बहुत अच्छा। यदि वह उस विचारधारा के विषय स्रोत को सहज रूप में अपनाता है, वह भी अपने स्तर पर, तभी उसका कर्म उचित होगा। राजनीति में कोई व्यक्ति मार्क्सवादी यानी मार्क्स का अनुयायी हो सकता है, किंतु कविता में नहीं। और ये बात आप स्वयं पदाधिकारी होते हुए कहने यदि कविता में भी वह मार्क्स के प्रतिपादित सिद्धांतों को देना चाहता है, तो उसे मार्क्स होना पड़ेगा। क्या बात है। मार्क्सवादी नहीं। बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है। गांधी होना पड़ेगा, गांधीवादी नहीं। किसी भी विचारक को ले लीजिए। इस पे मुक्तिबोध ने बहुत अच्छा लिखा। वैसे विचारधारा देखिए आपके पास आती है दृष्टि के रूप में। विचारधारा नारे के रूप में नहीं आती रचनाकार के पास। नारे के लिए तो नारे बड़े खूबसूरत होते हैं, लगाते रहिए नारे। आप अगर आपके पास जो है दृष्टि है, तो दृष्टि अपने विचारधारा को मानने वाली विसंगतियों को भी आप पहचानेंगे। तो नहीं पहचानेंगे नहीं, अनुयायी बने तालियां बजाते रहेंगे। ताली बजाने के लिए थोड़ी रचनाकार। और इसीलिए मेरा मोह भंग हुआ था जी। क्योंकि मुझे कहा राजनीति में दो चीजें होती हैं। राजनीति में एक शब्द है स्ट्रेटजी, रणनीति जो बोलते हैं। रणनीति जो बोलते हैं। तो मैंने पूछा था कि ये क्यों, उस किस्से को बाद में बताऊंगा। जी जी। उनका ये रणनीति है। तो मैंने कहा नमस्कार। अच्छा। रचनाकार के रूप में मैं रणनीति का मुझे अगर जेल में जाना है तो जाना है। और मुझे अगर ये कहा जाता है कि रणनीति के तहत वहां तक जाना है और वहां रोक दिया जाएगा और आप राजनीति में रणनीति हो सकती है, लेकिन कविता में रणनीति नहीं हो सकती। तो मेरा मोह भंग हुआ। इसीलिए जब मेरे रास्ते के बीच के लिए शमशेर जी ने कविताओं का चयन किया था, जी, तो उन्होंने अपनी भूमिका का लिखा था मोह भंग का साक्षात्कार। तो मोह भंग, रचनाकार का मोह भंग हो सकता है, अनुयायी के मोह भंग होते ही नहीं है। वो तो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं जी। आपके इस पूरी बातचीत से अब तक जो हमने वार्ता की है, उससे एक बात मेरी समझ में आती है कि सहज स्वीकार्य होना आसान नहीं है। चाहे एक रचनाकार के रूप में हो, चाहे एक विचारधारा के अनुयायी होने के रूप में हो। और आपने स्वीकार्यता की लड़ाई बहुत शिद्दत से लड़ी है।
अपनी इस साहित्य यात्रा के क्रम में आपके स्वीकार्यता के लिए कितना जूझना पड़ा, साथ ही वे कौन से समकालीन कवि और लेखक साथी हैं जिन्हें आप अपने रचना कर्म के अनुरूप पाते हैं? देखिए, मैं जो कुछ भी बना हूँ वो परवरिश, परिस्थितियों और अध्ययन की वजह से बना हूँ, जी है ना। मुझे कोई ये जन्मजात उस तरह से नहीं मिला, लेकिन जन्मजात मैंने बताया कि मेरे पिताजी जरूर लोक गायक थे, तो वो आया होगा। लेकिन गांव, देखिए मैं पारंपरिक एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, जी ये आप जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मेरे पिताजी लोक गायक थे, हरियाणवी के। हमारा गांव दिल्ली में, जी समझे। जी मैं जब ननियाल भेज दिया गया तो वहां से गांव आता था, जी उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, ट्रेन में पकड़ के। तो वहां पर जो है ना, अच्छा मुझे बचपन में गधों पे सवारी का बड़ा शौक था। वो तो आपको भी है। और ना सुनिए सुनिए सुनिए, इसका जवाब मैं दूंगा। गधों तो पिताजी को ये पसंद नहीं था। जी जी क्या, तो गांव में जैसे वो कुम्हार होते थे, जी उनके पास गधे होते थे, जी जी तो वो गधे छोड़ देते थे। हम लोग जी चोरी चोरी सैर कर आते थे, और गधे चलाने की एक आर्ट होता है। जी, बिल्कुल, हर ये कोई तो चला गधा गिरा देगा। अच्छा। वो कल फिर बताऊँ। ठीक है। मैं आया तो मैंने एक को देखा, और मैंने पिताजी से कहा कि मैंने धांधू कुम्हार को देखा। आप यकीन करेंगे, जी मैं बहुत आत्मीय, बहुत करीबी था अपने पिताजी का, क्योंकि मैं उस समय अपनी बहनों में अकेला था। अच्छा, भाई छोटा था। भाई तो बाद में हुआ। मुझे लगभग जोर से चाटा गिरने वाला था, कितनी जोर से पड़ा? पढ़ने वाला था। पड़ने वाला था। पड़ने वाला गुस्सा था। हुआ। पिताजी ने कहा कि क्या धांधु कुमार क्या होता है? चाचा था वो भाई। हाँ, ये मतलब मूल्य थे उस समय के। क्या बात है। वाह। यानी गांव में मैंने वो अपने पिताजी की वजह से ऐसा वातावरण देखा। उनके यहाँ जैसे सांग में लोग वगैरह स्वांग में, उसमें जो है ना, ये जात पात नहीं होती थी। जी जी आप यकीन करेंगे, मेरे ताऊ जी के सबसे अंतरंग मित्र जो थे, वो गांव में भी गलियां बांट दी जाती थी कि वो गली उसकी, वो टोले होते थे, टोले। उनकी गली थी। जो आप आज दलित समाज में सबसे नीचे जिसको दुनिया मानती रही थी, वो हमारे अंतरंग मित्र थे, हमारे पिताजी के, और आते थे, घर में आना जाना था। मैंने आपको बताया सुखबीर सिंह जी का। सुखबीर सिंह जो है बिल्कुल वहां से आते, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं था। वो मेरे घर आते थे, खाना पीना होता था, मैं उनके घर जाता था। ये परवरिश हमारे पिताजी, हमारी माँ, मेरे घर में मेरी माँ की जो सबसे अच्छी सहेली थी, वो जाति सूचक शब्द मत समझना, वो चमारिन थी, जिसको हम चाची कहते थे। जी बिल्कुल। और वो जब मैं आता था, बड़े प्यार से अपने गाय का दूध लेके आती थी, मेरे लिए दूध पिलाती थी जी। और मैं अपनी माँ से, चाची कब आएगी दूध का। एक तो ये परवरिश रही। बहुत अच्छी। गनीमत ये रही कि जब मैं अपने नाना जी के पास आया, वो भी ब्राह्मण थे और पूजा पाठी भी थे, लेकिन ये वातावरण नहीं था कि ये जो गांव में जो पिताजी छूत का, ने जात पात का वगैरह वगैरह जो जी, बिल्कुल नहीं था, जी। बल्कि मोहल्लेदारी थी। जी हमारे सामने जो है ना, दूसरे उनके अखबार हम पढ़ते थे, हमारे अखबार वो पढ़ते थे। ये हुआ। फिर धीरे धीरे जो है अध्ययन जब हुआ, मैंने मार्क्स को भी पढ़ा, लेनिन को भी पढ़ा, और लोगों को भी पढ़ा, है ना। फिर आप क्या देखिए, मैंने बताया कि मैं जो है आर्थिक कारणों से नौकरी करते हुए पढ़ाई की, और प्राय वहाँ विद्यार्थी वही होते थे जो दिन में नौकरी करते थे, छोटी मोटी या बड़ी, और पढ़ाई करते थे। वहाँ हम अब जाति पाति और इन बेकार की चीजों में फंसे कि एक दूसरे का साथ बना करके और आगे बढ़े। जी जी। ये वातावरण मिला। करोल बाग में जो है मेरा सबसे अंतरंग मित्र कुरड़िया था। अच्छा। लेकिन आप ढूंढते रहिए जातवात, हमने कभी आपस में कभी जात ढूंढी ही नहीं। पीड़ा लोगों को जो है ना इस तरह से, और कष्ट वगैरह जो खुद भी भुगते, उन सब को देखते हुए एक दृष्टि बनी, जिसको परिपक्व थोड़ा सा ठीक है साथ दिया लेनिन मार्क्स के अध्ययन ने भी, वो अलग बात है। उसके बाद मैं बता भी चुका हूँ कि जो है ना
आपकी रचनाकार और विचारधारा में क्या अंतर है। अंतर है। लेकिन कुल मिलाकर के ये मेरा भाव बना कि भाई रचनाकार अगर वंचित की बात नहीं करेगा, जी रचनाकार अगर किसी जो जो जिसके पास आवाज जिसके दबा दी गई, जिसके पास आवाज नहीं है, उसकी आवाज नहीं बनेगा, उसको आवाज नहीं देगा, तो काहे का रचनाकार। सही बात। फिर उसके बाद मुझे मिल गए शमशेर, जी, मुझे जी। मिल गए त्रिलोचन, जी जी केदारनाथ सिंह ने मेरी कविताओं का चयन किया जी जी और लोगों ने किया। तो इन जो आप नाम लिए थे, मेरी कविता संग्रहों के जो चयन है, पहला शमशेर जी ने, जी। त्रिलोचन जी ने, केदारनाथ सिंह जी ने, जी। विष्णु खरे ने, वाह। नामवर सिंह जी ने। जी जी ठीक है। वैसे चयन का तो एक अशोक वाजपेयी ने किया, उसके बाद अरुण होता ने। जी। इन सब के विचार आप देख लीजिए, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते जिनकी वजह से मनुष्य और मनुष्य के बीच आप भेद करके चलते हैं। क्या बात। मुझे सबसे नफरत ये हुई कि मनुष्य और मनुष्य के बीच आप भेद क्यों करते हैं। और मेरी सारी रचनाओं के अंदर, यानी कि आप कविताओं की बात करें, मेरे बाल साहित्य में भी आप ये पाएंगे और जगह भी ये पाएंगे कि भेद नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म, चाहे वो धर्म का के आधार पर भेद कीजिए, भूगोल के आधार पर कीजिए, चाहे वो आप तथाकथित जातिवाद की हिसाब के या अमीर गरीबी के, भेद नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है। जी। तो दूसरी बात ये होता है कि कोई भी रचनाकार, जो कहा गया है ना कि क्या था वो तुलसीदास का कि परित सरस धर्म नहीं भाई। नहीं, जिसमें कहा कि स्वांता सुखाय। संता सगुरा सुखार गुनाह स्वांता सुखाय का जो अर्थ मैं लेता हूँ वो ये है कि रचनाकार जो है सबसे पहले अपने लिए जी लिखता है, यानी उसका निजी होता है, लेकिन वो ऐसा लिखता है कि वो फिर सबके लिए बनता है। निजी होने में बात ये होती है कि वो नारेबाजी नहीं हो सकता, वो अनुयायी नहीं हो सकता, वो अपना खोद के तभी पानी पीता है। और जब वो उसके बाद जो है वो असलियत बताता है कि खुद का कुआं खोद के पानी पीने का आनंद क्या होता है, वो सबसे वो साझा करता है। सर, आपके 14 कविता संग्रह आए और उसके बाद फिर आप बाल साहित्य में आए और वहाँ उसमें 50 से अधिक आपने पुस्तकें लिखी और बाल साहित्य में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके जो कविताओं का उतना उस तरह मूल्यांकन नहीं हुआ जितना बाल साहित्य का मूल्यांकन हुआ? मुझे जो सबसे पहला पुरस्कार मिला था जी और जिस एज आयु में मिला था 38, उस आयु में शायद ही मैं अकेला ही था जी जिसको मौलिक कविताओं का मिला था। मेरे पहले दो जो संग्रह थे, जी रास्ते के बीच और खुली आंखों में आकाश, जी जी उस पर उस समय 1984 का सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जी मिला जी था। प्रतिष्ठित पुरस्कार था अपने समय का। ठीक है। उस पुरस्कार का जो मिलना था जी वो मेरे हितैषियों के लिए तो बहुत अच्छा था, जी लेकिन उसने जो है ना मेरे दुश्मन रातों रात पैदा किए। जी वो जो मेरे साथ भी जो उठना बैठना था, उनकी निगाह में भी मैं आ गया। उपेक्षित करने लायक हो गया। अब यार सोचिए, जी जिसके महासचिव नामवर जी हों, जिसमें शिवराम चौहान और ऐसे लोग हों, पुरस्कार तो उन्होंने दिया था। जी बिल्कुल। भाई किसी को गाली बकरी हो तो उनको बको, ठीक मुझे क्यों बक रहे हैं? ठीक है ना। जी लेकिन मैंने बताया कि फैज अहमद फैज ने लोटस में जी। मुझे छापा, जो कि बड़ा रेयर है जी जी और संग्रहों में है। जी जी बड़ों के काव्य नाटक खंड खंड अग्नि जी पर मुझे गिरजावकर मातृ पुरस्कार मिला है। जी ये मिले हैं। लेकिन आप जो बात करें, मैं उससे इसलिए सहमत हूँ कि मैंने भी ये पाया है। अच्छा, ये हिंदी के जगत में ये है भी जी कि अगर आप कई विधाओं में लिख रहे हैं ना, जी तो आपके प्रियजन एक विधा को लेकर उड़ लेते हैं कि बस इसी में है। भाई मैं तो, आपने सही कहा, मैं तो आज तक लगातार जो मेरी विधाएं उनमें लिख रहा हूँ। ठीक है। और मेरी रचनाएं जो है MA से लेकर के और स्कूलों तक में पढ़ाई जा रही है। ऐसा तो है नहीं। उस हिसाब से देखकर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपके कोई विशेषांक निकलेंगे, कोई और चीज़ निकलेंगे। खास खित्ता है
जो है ना आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। सब तो नहीं करते। जी जी अब साहित्य अकेडमी ने ही बड़ों की कविताओं का संकलन निकाला, उसमें मेरी कविता ली। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, जो तथाकथित जिक्र करने वाले हैं वो ऐसा है, अब करते हैं। लेकिन मेरे पास अभी किताब आई है चुने हुए पत्र, माने चिट्ठियों के आईने में बड़ी मेहनत से मैंने कुछ चिट्ठियां निकाली। आप सोच सकते हैं कि मैं एक ही पत्र पढ़ता हूँ। ये बच्चन जी का है, हरिवंश राय बच्चन का, जिनको व्यक्ति रूप से ना मैं जानता था ना वो जानते थे मुझे। उनके पत्र से पता चलता है। सम्मान्य बंधु, बिना पूर्व परिचय के यह पत्र लिख रहा हूँ, क्षमा करेंगे। ये बच्चन लिख रहे हैं। यह पत्र एक विशेष कार्य से हिंद पॉकेट बुक्स के लिए मैं 1976 में प्रकाशित प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताओं का एक संकलन तैयार कर रहा हूँ। आपके रास्ते के बीच से 3 रचनाएं लेना चाहता हूँ। पारिश्रमिक आदि के लिए प्रकाशक आपसे संपर्क करेंगे। आप देखिए, बच्चन ने रास्ते के बीच पर जो धर्मयुग से लिया था, धर्मयुग से लिया था, उस पर कविताएं ली। केदार अग्रवाल ने मेरे पहले ही संकलन पर लगभग 20 पृष्ठ का समीक्षात्मक लेख छापा था। लहर पत्रिका तमाम चीजें हुई, है ना। रास्ते के बीच के 3 संस्करण हो चुके हैं, खुली आंखों में आकाश के 5 संस्करण हो चुके हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो लेकिन आप अगर जो तथाकथित जो है प्रोधा अपने आप को कहते हैं, उनसे बात करेंगे तो वो हो सकता है कहेंगे अरे वो भी कोई कवि है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैं तो आशावादी, मैंने कहा ना, और उम्मीद, मैंने कहा कि यार मैं फलाने जी अपनी पत्रिका में मुझे नहीं छापना चाह रहे, ये फलाने जी जो है ना मेरा नाम ही लेके देते। सूची त्रिलोचन जी ने का एक सोनेट है कि वो तो प्रगतिशील थे ना, प्रगतिशील कवियों की निकली है सूची, त्रिलोचन का तो नाम नहीं था। ये उनका सोनेट है। दर्द नहीं है, उन्होंने तगड़ा व्यंग्य है। है। त्रिलोचन को कौन नहीं महाकाल, अच्छे आज जो है ना उनके पीछे, बिल्कुल समझे ना। लेकिन उस समय वो लिखी थी, और उस समय ये भी लिखे थे कि अब उस समय यही जमाना था, इसलिए उन्होंने यही लिखी कि आलोचक को कभी कभी चाय पिलाया कीजिए। मतलब उस समय के आलोचक थोड़े चाय वाले होते थे, ये त्रिलोचन लिखा। और मेरे ऐसे गुरु रहे, तो मुझे भी ये लगा कि मैंने कहा भाई मैं उनके चक्कर में जो मेरा नाम लेते उनको लेकर रोता रहूंगा, तो सही माने में मैं उनका अपमान कर रहा हूँ जो मुझे मान। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी। और ये बात मुझे 2 लोग ऐसे मिले। आप ये देखिए, अगर आपको ऐसे पत्र मिल जाए, कमलाकांत बुद्धकर ने लिखा, हरिद्वार के थे, वो कहते हैं वो खुली आंखों में आकाश के प्रकाशन के लिए बधाई लें, कृपया लिखें कि कहाँ से प्रकाशित है। मुझे कल पूज्य बच्चन के पत्र से पता चला, उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए संग्रह पढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा है कि हमारी भाभी यानी श्रीमती दिविक रमेश के ने उस संग्रह गारी कॉलेज में बुलाकर भेंट किया। संग्रह प्राप्ति को ही उन्होंने गारी कॉलेज में जाने का एकमात्र लाभ दिखाया है। क्या बात है। अब मैं इस पर खुश हूँ, या जो मुझे उपेक्षा। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है प्रतीक जी कि आपकी पीठ पीछे भी कोई आपकी तारीफ, ये तो पीठ पीछे करके बच्चन जी वो लोग कर देते, लिख के कौन देता है। त्रिलोचन जी का झगड़ा मेरी इसी माँ कविता पर, त्रिलोचन जी का झगड़ा जेएनयू में हुआ था कि तो तुम समझ, क्योंकि इसमें एक आता है, मैंने बताया ना, और जवान होने पर एक प्रश्न उमड़ आया है, पिस्ती चक्की थी या माँ। आप जानते हैं ये तो भाषा विज्ञान के, इसमें एक व्याकरणिक गलती है। अगर उस दृष्टि से पिस्ती चक्की पीसती है, पिस्ती, बिल्कुल लेकिन ये कविता है। सही बात। आपको समझ में, पिस्ती चक्की थी या माँ,
कि जब पीसती चक्की थी मैं कह दूंगा तो सारा खत्म हो जाएगा सौंदर्य और खत्म। सही बात है। अब अगर ऐसे ऐसे लोग जो है ना बहस करेंगे त्रिलोक सिंह के साथ तो त्रिलोक सिंह कहेंगे, माफ करो। हाँ सही बात है कि हमारा भी कोई इस तरह किससे बहस कर रहा है। अगर कविता को ये समझ बिल्कुल। रहे हैं तो समझ रहे हैं। सही बात। तो खैर आपने सवाल ऐसा उठाया जिससे कि व्यावहारिक रूप से कहूँ तो दुखती रग है और अगर इस अपने अनुभव से कहूँ तो मेरे लिए ये चीजें अब जो है अब एक व्यक्ति ने, एक आलोचक ने, बिहार के ही थे, जी, जी, उन्होंने जब कहा कि मैं ये भी कोई कवि है जिनका उपनाम दिविक है, जी, इसलिए मैं उनकी कविताएं पसंद नहीं करता। तो इसका मैं क्या करूं? इसका कुछ कर सकते हैं आप? चलिए इस बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जैसा कहा कि मैंने कुछ ऐसा प्रश्न उठाया, कुछ इसी तरीके का प्रश्न और आपने बार बार लिखा है कि बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों में मूल्यों की और संस्कारों की को दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि आज जब इंटरनेट का दौर है और बच्चों का बहुत ज़्यादा संवाद पत्रिकाओं से और लिखी हुई रचनाओं से नहीं रह गया है, कार्टूनों से भी आगे बढ़ कर के अब जो है यूट्यूब और तमाम ऐसे माध्यमों में पहुंच गए हैं जहां बच्चा पढ़ कितना रहा इस पर भी बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे में बाल साहित्य की खूब पुस्तकें आ रही हैं, खूब बहुत सारे रचनाकार लिख रहे हैं, इनका बच्चा वास्तव में बाल साहित्य पढ़ रहा है? मैं कहूँगा पढ़ रहा है। देखिए, बाल साहित्य में दूसरा प्रश्न करता हूँ कि घरों में पुस्तकें पहुंच कितनी रही, पत्रिकाएं पहुंच कितनी रही, पुस्तकें और पत्रिकाएं घर के बड़े लोगों की प्राथमिकता पे कितनी है? जी बिल्कुल, वो भी सही बात एक समय था जब मुझे जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र में जन्मदिन आदि पर भी पुस्तकें भेंट की जाती जी, है। बंगाल आदि में आज भी पुस्तकें देने का रिवाज है। जी। उत्तर भारत में आप महंगी और तमाम चीज दिलवा देंगे हिंदी पट्टी में बहुत और पुस्तक अगर वो देने की कोशिश भी करेंगे तो बाद में बच्चा भी बड़ों की मानसिकता की वजह से जी। कह यार ये क्या दे गया, बिल्कुल यही देना था। समझे? पहुंच का एक तो समस्या है, जी, क्योंकि मुझे जो है ना कई दफे दूर दराज के इलाके से ऐसे अनुभव होते हैं जब बच्चों ने प्रतिक्रियाएं दी है ना। सहयोग से मेरी किताबें जो नेशनल बुक ट्रस्ट से जो उनकी पहुंचती है, उनके 20-20, 18-18 एडिशन हो गए, कहीं बिकती होगी। इसी प्रकार से कोई नहीं भिजवाए तो अलग बात है। बाल साहित्य में देखिए, आपने कहा था तो मैं बाद में ही आया था। जी, बाद का मतलब ये नहीं, मतलब अपना पहले मेरे संग्रह जो एक दो जी, जी, चर्चित हो गए थे तब आया था, वो भी कोई लेके आया था। और मैं सोचता था बाल साहित्य लिखना बड़ा आसान है, लेकिन सचमुच मुझे इतना कठिन लगा कि शुरू में जो मैंने 5-6 कविताएं लिखी, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चों ने रिजेक्ट कर दी थी। जी, जी, बेकार है ये। अब बच्चे तो जो है ना, बिल्कुल। उन्होंने निर्मम आलोचक हैं। आज के शातिर आलोचक नहीं, जी, जी, सहज आलोचक सहज छोटे आलोचक। बच्चे, उन्होंने कर दी। बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद जो है मुश्किल से उन्होंने मेरी 2-3 कविताएं जो है सिलेक्ट की, जिसमें से मैंने एक नंदन की वजह से मैंने लिखना शुरू किया था, तो नंदन को भेजी और धर्मयुग को भेजी। धर्मयुग ने पहली कविता छाप दी और पहली कविता पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने उसमें मुझे ये प्रोत्साहन मिला। उसके बाद और मिला। मैंने जो है कुछ स्वभाव था, अपने घर परिवेश का कुछ है। मैंने हमेशा मेरे किसी घरों में जाओ तो सबसे पहले मेरे मित्र जो है वो बच्चे ही बनते हैं। जी, जी, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ। और अंततः मैं जब कोरिया में गया तो वहाँ से मुझे एक सोपा बांगजू नाम के बहुत बड़े बाल तैसी हुए हैं, लेखक हुए हैं। जी, उन्होंने उनकी वो एक उक्ति है, बच्चे का आदर करो। अच्छा। उसके कर्तव्य की बात सब करते हैं, सम्मान उस की बात। आदर करने में बहुत सारी बातें निहित है। सबसे पहली निहित तो यह है कि बच्चे को सुनो। सही बात। आपको बताऊं, एक जो है बच्चे से पूछा गया घर में कि बच्चे तुम क्या बनना चाहते हो? कहते मैं तो मोबाइल बनना चाहता हूँ। उसने मोबाइल क्यों? सब सुनते हैं मोबाइल को। नहीं, मोबाइल क्यों? रहते हैं लोग। कहते मेरी माँ सहेलियों में बैठी हो, हम्म, मेरे पिता किसी दोस्तों में बैठे हो,
या किसी काम में लगी हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो तुरंत कह देंगे अभी तो रुक, वहाँ जाके काम कर, थोड़ा और देख ले, मैं जरा बात खत्म करके तब तेरे से बात बहुत करती अच्छा हूँ, है ना। बहुत अच्छा। लेकिन उसी वक्त भी जी मेरी माँ के हाथ पास जो मोबाइल रखा है वो खड़क जाए तो तुरंत उठा करके देखेंगे क्या है। क्या भले ये कहने के लिए कही हो क्या मैं थोड़ी देर बात करूंगी, लेकिन उठाती जरूर है। अगर मैं मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरी माँ के हाथ। क्या बात। क्या बात, वाह, वाह। आप ये देखिए इसका क्या अर्थ निकलता है। इसका अर्थ ये है कि आप बच्चा जो है मनुष्यता की सांस है, मैं ये मानता हूँ। वाह, अच्छी बात है। वो इस रूप में है कि आप हर वक्त सांस ले रहे हैं, क्या बात है ना। जो चीज़ आपको हर वक्त मिल जाए ना तो उसको ऊपरी तौर पे कोई कदर नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर जो ना कोई पेट में दबाए हाँ तो पता चल जाएगा सांस की कीमत क्या है। सही बात। तो बच्चे के साथ जो है ये बच्चे को सुनना चाहिए, बच्चे की बात को सुननी चाहिए, बच्चे का आदर करना ये होता है। फिर मित्रवत उससे व्यवहार करो। मित्रवत व्यवहार करने का क्या मतलब होता है बच्चे से? जी उपदेश मत दो, डांट डपट मत करो, बिल्कुल बिल्कुल। समझ दो। समझ तो आपको देनी पड़ेगी, समझ को साझा करो। समझ लादी नहीं जाती, समझ साझा की जाती। मेरा पूरा बाल साहित्य इसी दृष्टि से लिखा गया है। इसीलिए जो है ना मेरे यहाँ बच्चा जो है मेरे कहिए भी है कि माँ तुम छोटी छोटी बातों में गुस्सा क्यों हो जाती हो। जी बच्चा कह रहा है अपनी माँ से तुम गुस्सा हो जाते, मुझे डर लगता है तुम बीमार पड़ जाओगी माँ, क्या मैं बात। क्या करूँगा। मानता हूँ कि मुझसे कभी कभी गलती हो जाती है, जी जी लेकिन माँ तुम ऐसे गुस्सा मत किया करो। क्या बात। उसे कैसे सुन लिया होगा बच्चे ने कि गुस्सा करने से ऐसा होता है, उसे सही अपनी बात, माँ पे ही हाँ। लाद दी। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसी कविता से मेरे यहाँ एक राखी वाली कविता है जी जिसमें बेटा ये कह रहा है कि माँ वो मैं तो दीदी को राखी बांधूंगा। कहते अरे लड़के थोड़ी बांधते हैं, लड़कियां लड़के को बांधती है। कहते माँ लेकिन तुम तो कहती हो कि जो रक्षा करता है उसको बांधी जाती है। मेरी रक्षा दीदी करती मैं है। छोटे मैं तो 24 घंटे मुझे रक्षा तो कभी मुझे पकड़ के ले जाती है, कभी सड़क पार करवाती है, तो मैं उसको राखी क्यों ना बांधूं। सुंदर। ये मेरी कविता है। बच्चे हैं, जी जी घर सबको प्यार लगता है, लेकिन आखिर में वो पूछता है कि पर कैसे होंगे वो पापा जिनके पास नहीं है घर। इसी प्रकार से ये बाल साहित्य में जो ना ये भेदभाव की चीज नहीं, तो बाल साहित्य में तो बच्चा जितना सहज होता है, बच्चा कभी ये कहता है कि ये मुसलमान है या ये गरीब है या ये इस जाति का, या कभी कभी देखा है कभी जी जी बिल्कुल। आप उसको वो करवाते हैं। तो आप पुस्तकों को प्राथमिकता दीजिए, पत्रिकाओं को प्राथमिकता दीजिए, बड़े उनके सामने थोड़ा सा अपना आचरण दिखाएं तो बच्चे पुस्तक के पास जाएंगे। मैं ये करूं कि मैं तो 24 घंटे अपने मोबाइल पे लगा रहा हूं जी और बच्चा मोबाइल क्यों देखता रहता है, भाई ये नहीं होता है। मैं किसी तकनीक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसका सही उपयोग क्या हो, कैसे हो, इसकी समझ अगर आप मित्रवत देंगे, उसकी समझ अगर आप उसका विश्वास जीत के देंगे तो जरूर उसको मानेगा। तो बाकी तो बड़ों के साहित्य को भी पढ़ने वाले सही बात। क्या 140 करोड़ है नहीं है ना। जी तो सर अब हम चलते हैं जी नए नई साहित्य खासतौर से नई कविताओं की तरफ, और थोड़ा उलझा हुआ सवाल मैं पेश करना चाहता हूँ आपके सामने कि साहित्य या साहित्यकार और समाज का दायित्व, समाज के प्रति दायित्व खासतौर से देखिए अभी जैसे जेन जी है वो साहित्य को लेकर के क्या सोचती है, उसकी भाषा बदल गई है, अभी उनका आंदोलन भी हो रहा है। मेरी पत्नी रोज कहती है तुम यहाँ बैठे क्या लिखते रहते, जाओ उनके साथ जा करके उनका समर्थन करो। तो आपको क्या लगता है कि नई कविता किस तरफ जा रही है, उसमें अश्लीलता पर भी मैंने अभी पिछले दिनों ही सुरेश पंत जी ने कोई कोटेशन दी थी किसी कविता की, उस पर भी ऐतराज हो रहे हैं। और मतलब ये कुल मिला के ये कि जो अभी जेन जी जाग रही है, बल्कि मुझे लगता है सबको जगा रही है, तो जेन जी वो की किस भाषा को तरफ- लेकर के हाँ। ये सवाल उठे हैं। जी जी तो देखिए ये आज का सवाल तो नहीं है, अश्लील श्लील की तो बात बहुत हुई है। अब जो है ना विद्यापति को जो पढ़ाते थे हैं जी जी पीन पयोधर गुरु नितंबा, तो लगता था यार क्यों ये ऐसी कविता क्यों पढ़ाई जा रही है हमें। ठीक बात। ठीक है ना, क्योंकि हम कुछ शरीर विषय उसके अंगों का हम चित्र नहीं करना चाहते।
सबसे ज्यादा अश्लीलता, मैं तो 8वें दशक में आया ना, 20वीं शताब्दी के, उससे पहले मेरी किताब निषेध के बाद जी जो संपादित है, उसमें उसकी भूमिका कभी पढ़ सके तो पढ़िए। वहां पर मैंने कहा कि जो एक खास तरह का निषेधवाद हो गया हर चीज का, जी और वहां पर मुझे वो अश्लील लगी थी जो कविताएं मैं अकविता की पढ़ता था, अच्छा ठीक है ना। उसी प्रकार से मुझे अच्छा नहीं लगता था, धूमिल मेरे प्रिय कवि रहे हैं, लेकिन बड़बोलापन मुझे अच्छा नहीं लगा, जी जी लाउडनेस मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। वो भाई इसमें अंतर बुनी हो, आप केवल शब्दों का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि वो गाली बन जाए, है ना। गांव देहात में का अगर आपको अनुभव हो, वहाँ बात बात पे यूं ही गाली हाँ, दे गाली देते हैं, देते हैं। बड़े बूढ़े, हाँ, और वो गाली की तरह देते ही नहीं है, जी, दे देते हैं भाषा में स्वाभाविक रूप से आती है। स्वाभाविक रूप जैसे से बनारस अपना बदनाम है गालियों के लिए, कुछ समझे ना? की बात है। वहाँ वो सभी दे रहे होते हैं, जी जी सहज भाव से ग्रहण सहज कर भाव लेते से, हैं। सहज स्वीकार। लेकिन जहाँ इस तरह का वातावरण होता है, जैसे मेरा वातावरण ऐसा नहीं है, जी मेरे यहाँ जो है साला शब्द भी आ जाए तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, जी ठीक है ना। ये क्योंकि मेरी तैयारी वैसी नहीं है, जिसकी वैसी तैयारी नहीं होगी वो वैसे ही देखेगा, है ना। सपना भट्ट आजकल लिख रही हैं, अच्छी कविताएं लिखती हैं, लेकिन उससे कहीं कहीं ऐसी शब्दावली आ जाती है। आज ही मैं एक कविता पढ़ रहा था जिसमें वो प्रतिरोध की कविता लिख रही है, और उसमें जो शरीर और आत्मा की बात करें, मुझे शरीर, खाली शरीर मत समझो, खाली शरीर मत समझो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर प्रक्रियाओं को क्रियाओं को देना शुरू कर दे तो सवाल उठ जाएगा, श्लील है कि अश्लील है। सिर्फ शरीर की बात करती दिखती हैं। समझे ना, देह की बातें अच्छे ढंग से भी की, भरे भुवन में कर रही थी दयानंद जो बात पूरी बात हुई है। बिल्कुल पूरी सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या हो गया, है ना। वो जो क्या थे, माया गोविंद का मुझे बड़ा अच्छा लगा था गीत, जिसमें कि वो कहते हैं कि आली में हाँ हार गई, अखियों की उसमें हार गई। संध्यान का बड़ा सुंदर जी, संध्या। बहुत सुंदर था वो, मैंने लंदन में सुना था सबसे पहले उससे, और मैंने कहा था ये तो बड़ा अच्छा लिख दिया आपने, जब फिल्मी गीत है। नहीं लेकिन बड़ा साहित्य ये अब ये बहुत बड़ा चक्कर जो पड़ा था, ये आधा गांव को लेकर पड़ा था। आधा गांव तो बहुत ज्यादा उस पर आलोचना हुई। ये मृदुला ज्ञान चतुर्वेदी के भी उस उपन्यास में बहुत ज्ञान चतुर्वेदी तो जो ना भोपाल में सामने बैठकर जब गालियां बोल रहे थे, मेरे बड़े अंतरंग मित्र हैं, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन वो वहाँ पर महिलाएं भी पाठ कर रहे होंगे अपने उपन्यास का। समझे ना। आप मृदुला गर्ग का चितकोबरा पढ़िए, कृष्णा सोपती की रचनाएं पढ़िए, जी तो ये सवाल तो बहुत पुराना सवाल है, कोई जैन जी का सवाल नहीं है। ये साहित्य में किस हद तक जाएं, साहित्य में किस हद तक न जाएं, यही क्या आपकी जो उर्दू वाली करतुल हद है, उसका आपके दैया में भी है उसका तो कई मिल जाएंगे, लेकिन त्रिलोचन में नहीं मिलेगा। जी शमशेर में पराकाष्ठा है प्रेम की, लेकिन इस तरह की शब्दावली भाषा नहीं के मिलेगी। मामले में बड़े संयत हैं वो। समझे ना। तो ये अपना तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से तो देखो तो मुझे ऐसी भाषा पसंद नहीं है निजी तौर पे, लेकिन अगर एक साहित्यिक विद्यार्थी के रूप से देखे तो मैं देखता हूँ भाई सहज रूप में आया है, या ये जो है ना विकृति के रूप में आया है, या चिपकाने के लिए आया है, या उत्तेजित करने के लिए आया है, किस लिए आया है, तो फिर मैं उसका निर्णय लूँगा। भाषा की बात पर तो हम आ ही गए हैं, तो मुझे लगता है कि भाषा को बनाने में और सही दिशा देने में अध्यापक का बड़ा महत्व होता है, बड़ी भूमिका होती है उसकी। और आपने देश में भी अध्यापन किया और विदेश में भी, कोरिया जैसे देशों में भी अध्यापन किया, तो आपको हिंदी भाषा का भविष्य कैसा लगता है? नहीं, हिंदी को भाषा का भविष्य हर एक का मुझे अच्छा लगता है। मैंने बताया, मैं उम्मीद जी। और आशा विश्वास करता हूँ, जी। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो भेद किया ना लोक साहित्य का और शिष्ट साहित्य का, जी जी जरा इस पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है। लोग के पास इतनी चीजें हैं, लोग के पास अंधविश्वास भी है, बिल्कुल। ये मैं मानता हूँ। लोग के पास पीछे अधिनायकवाद की पीछे जाने की भी प्रवृत्ति, आपको गीत मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। बिहार वगैरह भोजपुरी में तो ऐसे गीत मिल जाएंगे जिसको आप अश्लील कहेंगे, जी जी कुछ खासी बदनाम है हिंदी में भोजपुरी इस ठीक है मामले ना। में। लेकिन
लोक से आप बहुत कुछ ऐसा ले सकते हैं ताजा, जी जो आपकी रचना को एक नए तरह से निखार दे सकता है। उससे हिंदी का विकास ज़्यादा होगा। स्थानिकता, जिस स्थानिकता शब्द तो है केदारनाथ सिंह का, स्थानिकता बहुत जरूरी होती है। अब मेरी जो जिस कविता मैं कह रहा हूँ, माँ कविता, उसमें आता है रोज सवेरे दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। अब ये शब्द घुमेड़ा क्या है? और आखिर में और जवान होने पर एक प्रश्न घुमड़ आया है। घुमेड़ा अलग है, घुमड़ अलग है। ये घुमेड़ा क्या है? ये घुमेड़ा स्थानीय लोक शब्द है जो मैं ही उठा सकता था। बिल्कुल, जो भाषा से जुड़ा है भैया। कि चक्की जो चलाई जाती थी घुमा करके, उससे निकलने में जो आवाज थी वो घुमेड़ा कहलाती थी। बिल्कुल, और उसके सोने का आनंद वही ले सकता है जो लिया सही बात। जो मैंने भी लिया हुआ। लोक से आप लीजिए, त्रिलोचन के यहाँ कौवा क्या करता है? काहे करता है? कभी सुना है? कौवा ररता है। अच्छा, त्रिलोचन कहता कौवा ररता है। मैंने पूछा ये ररता महाराज का का आंचलिक शब्द है अपना। अवध का, उसका कौवे पक्षियों के भी अपनी बात होती है। बाल साहित्य की बात आपने भी थी। मैंने सोवियत लैंड का बाल साहित्य बहुत पढ़ा था जी, और वहां से मुझे एक समझ में आई थी कि भाई जैसे मनुष्यों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जानवरों में नहीं होना चाहिए। क्या बात। किसने कहा कि अब आपने जो बात एक बात कभी कही होगी, ध्यान नहीं आ रही, गधा सुन के आप हंसे। जी जी जी। वो शेजनगर तो कहते हैं कि सीधेपन की यही सजा है। सीधा हो तो आप गधे को गधा कह लो। मेरे यहाँ गधा कहता है महाराज वेट लिफ्टर ही कह लो। लोमड़ी, उल्लू, ये सब जो है ना मनुष्य ने खामा जानवरों के बीच में से ना, भैंस कई दफे कह देते हैं, औरत कोई कह देते तो भैंस है। ठीक है, ये किसने आपको दी? मैं तो कहता हूँ उनको किसी तरह से सत्ता में लाओ, फिर ऐसी तैसी वो करेंगे। तुझे किसने आंख दे दिया गधे को? मुझे भैया मेरे को इस रूप में मेरा मजाक उड़ाने, या उल्लू कहेगा। ठीक है ना, उल्लू वाहन होते हुए भी आज तक उल्लू पता नहीं किसके को कहते हैं। तो मैंने वहां से सीखा, वहां सोवियतलैंड में वहां पर कहा गया था कि वहां पर इन पक्षियों का कोई बेइज्जती नहीं करता। माइकोस्की तो यहाँ तक कहा कि आप क्या बनना चाहता है, तो वो ये नहीं कहते कि डॉक्टर बनना चाहते विज्ञान, वो कहता है मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं श्रमिक बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर नारों में तो कहेंगे कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने घर में आ जाए बच्चों के आगे बढ़ाने का तो सब काम पता चल जाता है कौन सा नीच काम है, कौन सा बड़ा काम। तो ये जो बेकार की चीजें हैं, इनसे थोड़ा बचना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ रचना में बचना चाहता हूँ। लोक से अगर आप लेंगे, लोक का तो आप देखिए हमारे यहाँ बहुत, जब पूछा गया वाल्मीकि रामायण में है ना कि जो इतना धैर्यवान, इतना बड़ा गुणों वाला जो है आज कौन है, तो उसने ये नहीं कहा कि राजा राम, हाँ तो सब श्री राम राजा राम कहते हैं। उन्हें कहा था वो जिसको लोक स्वीकृति मिली है, जन स्वीकृति मिली है, वो राम, लोक की स्वीकृति जैसे। तो उस भाषा को, उस स्थानीय भाषा को, मैं कहता हूँ कि अगर आप मिथिला में रहें तो वहाँ की लोक को उठाइए आप। यहाँ ये गुण गीता श्री की कहानी में मैंने जब देखा था तो उसकी तारीफ की थी मैंने, सबकी तो नहीं लेकिन उसकी। ये चीज जो है हिंदी को जीवित भी रखेंगी, हिंदी को समृद्ध भी करेंगी। जितना हिंदी को आप कसते जाएंगे तो वही हाल हो जाएगा संस्कृत का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हमने तमाम साहित्य पे बहुत सारी बातें करी आपसे, अब आपकी कविता सुनने का अगर अवसर मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए, और आपके माध्यम से हमारे पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। जरूर, मैं आपको वो कविता सुनाता हूँ सबसे पहले। जी, स्वागत। जो कि इस बात का प्रतिरोध करेगी कि मेरी कविता केवल उदासी है। वो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया उसका शीर्षक ही है उस कविता का, बहुत कुछ है अभी। क्या बात है। कब कहते हैं आप ये बहुत कुछ है अभी? जब आप उदासी से निकलते हैं। क्या बात है, आशावादी कविता है। बहुत कुछ है अभी, ये कब करता है? आप बहुत कोई आकर, अरे भाई बहुत कुछ है अभी।
कितनी भी भयानक हो सूचनाएं, हम्म, क्रूर हो कितनी भी भविष्यवाणियां, क्या बात, घेर दिया हो चाहे कितनी आशंकाओं ने, वाह पर है अभी शेष बहुत कुछ। वाह वाह, क्या बात, अभी मरा नहीं है पानी, वाह, हिल जाता है जो भीतर तक क्या बात, सुनते ही आग। वाह, अभी शेष है बेचैनी बीज में। वाह, बीज में जब तक बेचैनी शेष है ना, तब तक आशावान रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी नहीं हुई है चोट अकेली, जी, है अभी शेष दर्द पड़ोसी में उसका। क्या बात है, क्या क्या बात, बात है। क्या बात है अभी घरों के पास मुहावरों में जी। मनराती छतें, है अभी बहुत कुछ है पृथ्वी पर। है, गीतों के पास हैं अभी वाद्य यंत्र, वाह वाह वाह। वाद्य यंत्रों के पास हैं अभी सपने, क्या बात, सपनों के पास हैं अभी नींदें, हम्म, नींदों के पास हैं अभी रातें, हम्म, रातों के पास हैं अभी एकांत, क्या बात, एकांतों के पास हैं अभी विचार, हम्म, विचारों के पास हैं अभी वृक्ष, वाह वृक्षों के पास है अभी छाएं, वाह, छाहों के पास है अभी पथिक, क्या बात है, क्या पथिकों के पास है अभी राहें, क्या बात है, राहों के पास अभी गंतव्य, क्या बात, गंतव्य के पास है अभी क्षितिज, क्षितिजों के पास है अभी आकाश, आकाशों के पास है अभी शब्द, क्या बात, शब्दों के पास है अभी कविताएं, क्या वाह, बात, वाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। शब्दों के पास है अभी कविताएं। कविताएं, कविताओं के पास है अभी मनुष्य, हम्म, मनुष्य के पास है अभी पृथ्वी, क्या बात, है अभी बहुत कुछ, वाह, बहुत कुछ है पृथ्वी पर, बहुत कुछ। बहुत कुछ। एक कविता में और जी स्वागत है, खूबसूरत कविता क्या होती है। जी, मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, जी, मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया, क्या वाह, बात है, अरे वाह, बहुत क्या अच्छा। चित्र है, बहुत अच्छा। खूबसूरत आंखें मटका मटका कर कुछ चिड़ियां हम्म, टहनियों पर खिसने लगी चोंचे, वाह, वृक्ष धीरे धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया, कोई समुद्री परिंदा गुपचुप जंगल के कानों में समुद्र का पता दे गया, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कबीले का एक खूबसूरत बच्चा, जी, कबीले का एक खूबसूरत बच्चा समुद्री लहरों को बाहों में समेटने यात्रा पर निकल गया, क्या बात है, क्या कहने हैं, कुछ खूबसूरत तेज रंग दिशाओं से दिशाओं तक गीले पृथ्वी पर इधर से उधर बहने लगे, क्या बात, मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से बिंद गया, क्या बात, मैंने देखा अंधकार का एक काला शाह पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से बिंद गया, वाह। मैंने पाया मैं खुद कैनवस पर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन गया। क्या बात है, बहुत वाह, सुंदर। बहुत आपने भाषा की बात की, शमशेर इस मामले में मुक्त छंद कविता की बात की, ये मैंने मुक्त छंद की कविता सुनाई, इसका अपना एक डिसिप्लिन होता है। बिल्कुल। मुक्त छंद की कविता आप अगर चलो शमशेर जी की बहुत छोटी कविता है, शमशेर जी की कविता को आप पढ़ेंगे तो वहाँ अगर सावधानी नहीं बरती, ये सोच के कि तो मुक्त छंद की कविता इधर से उधर कर दो, छूइए, ये शमशेर की कविता के बारे में कह रहा हूँ, छूइए मगर होले, ये कविता शमशेर की है। अच्छा। और यह जो एक आध पाखुरी बिखरी सी पड़ी है ना, और ये जो एक आध पाखुरी बिखरी सी पड़ी है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं शब्दों को, हाँ इसे भी ना हिलाना। इसे ऐसे ही पढ़ना है, बहुत मुमकिन है किसी मूड में शमशेर ने ही इसे ऐसे रखा हुआ, वाह वाह। शरीर में जैसे हर जगह, शरीर में जैसे हर जगह। हर चीज अपनी जगह है, शमशेर की कविता है। बहुत देखो शब्द समझ कहीं पाँव न रख देना, अरे अभी गीली है, क्या बात है। जैसे आंगन माने माटी से अभी अभी लीपा है। हाँ, शमशेर की कविता है। बहुत अच्छा। वाह बहुत सुंदर। इतनी तो जो है गहरी दृष्टि होना भी जो है सहज नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मुक्त छंद की कविता निराला ने लिखनी प्रारंभ की
तो उनमें इतनी लयात्मकता होती थी कि उन्हें वो सितार पे गाया करते थे। आज भी एक सज्जन है जय जय जयप्रकाश मानस करके, जी जी, वो लिखते भी रहते हैं। रायपुर के हैं शायद जयप्रकाश मानस जी। उनको कोई कविता दे दो, जी अच्छा, वो 2 मिनट के अंदर उसको गा के पूरे अपने तरह से सुना। क्योंकि उसमें सवाल ये है ना कि जैसे तुलसीदास के यहाँ बहुत सारे शब्द जो है वो उसमें लाने के लिए उन्होंने इधर उधर हेर फेर किया है। इसी प्रकार से आप जो है ना, जिस जो गायक होगा वो ये तो ठीक है, कल मैं मारा जाऊंगा या तो पढ़ लिया, लेकिन मारा जाऊंगा का मारा जाऊंगा ये तो कर सकते हैं ना। तो ये तो आपकी मर्जी है, अगर आप उसको ऐसा करना चाहते हैं वैसे पढ़ लिए, लेकिन आपका समय है तो। और नहीं तो वो दूसरा कहेगा मुझे जाना भी है और मैं मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा। राजेश जी, अगर आप कोई और प्रश्न मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को मुक्ति आ जाए, धन्यवाद देते डॉक्टर हैं। साहब ने जो है बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पूरी 8 दशक की यात्रा पूरी कर ली है, और हमारे देश ने भी 8 दशक की यात्रा पूरी कर ली आज़ादी के बाद। मुझे लगता है कि आज़ादी का भारत का भविष्य जितना उज्जवल है, उतना ही कविता का भविष्य भी उज्जवल है, भाषा का भविष्य भी उज्जवल है। और जब आदरणीय दिव्य रमेश जी जैसे विद्वान और साहित्यकार आशावाद अपनी भाषा में और कविता में, साहित्य में लाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि निराशा का कोई कारण होना चाहिए। भाषा का और इस देश का भविष्य भी निश्चित रूप से उज्जवल है। मैं चाहता हूँ आपका आशीर्वाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके से मिलता रहे, और आने वाले बहुत सारे वर्षों तक आप ऐसे ही सृजनरत रहें, रचनारत रहें। आपने हमसे आज बातचीत की, साहित्य सप्तक से बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। भी आपको बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। क्योंकि हम लोग अब थोड़े अधिक समृद्ध होकर उठ रहे हैं यहाँ से। बहुत कोई धन्यवाद। शक नहीं।